सास सिर्फ अपनी बेटी दामाद के बारे में सोचती है, ना कि बेटे बहू के बारे में। विभा और सरिता के पति एक ही कंपनी में काम करते थे और उन दोनों की लगभग बराबर तनख्वाह थी, लेकिन विभा और सरिता के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ विभा का सामान्य रहन सहन था, वहीं सरिता बहुत ही हाई क्लास जीवन जीती थी। विभा को कभी भी समझ में नहीं आता था यह सब कुछ सरिता और उसके पति कैसे मैनेज करते हैं। विभा का बेटा जहाँ एक साधारण स्कूल में पढ़ता था, वहीं सरिता ने अपने बेटे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में डाल रखा था, जिसकी फीस ही विभा और सरिता के पति की आधी तनख्वाह के बराबर थी। पता नहीं कैसे सरिता और उसके पति यह सब कुछ मैनेज कर रहे थे। जब भी सरिता और विभा की आपस में फोन पर बातें होती, तो सरिता हमेशा यही बात बोलती कि मैं और मेरे पति अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, इसीलिए हमारा सारा काम इसी तनख्वाह से हो जाता है। विभा को सरिता की बातें कभी भी हजम नहीं होती थी, क्योंकि साधारण सी बात है, यदि कोई 50,000 कमाता है, जिसमें से 25,000 तो बच्चे के स्कूल फीस और बस के खर्च आज में हो जाते हैं और बाकी 25,000 में ऐश का जीवन जी रहा है, कोई कमी नहीं है, जो चाहिए वह सब खरीद रहा है, जहां मन वहाँ घूम रहा है, हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा है, हर महीने में शहर के बाहर घूमने की प्लानिंग की जा रही है, घर में सारे सुख सुविधा के सामान आते जा रहे हैं, तो यह सब कुछ किसी मैनेजमेंट से नहीं होने वाला। सरिता या रईस का जीवन जीती थी और विभा से भी बोलती थी ऐसा करने को, और जब विभा बोलती थी मेरा बजट इसके लिए मंजूरी नहीं करता, तो सरिता उसे बस यही ताना मारती थी कि तेरे और मेरे पति को बराबर सैलरी पाते हैं, तो मेरा बजट कैसे हो जाता है। यह सब तुम लोगों के मिस मैनेजमेंट की वजह से है। और विभा कुछ भी नहीं बोलती थी, पर अंदर ही अंदर विभा जानती थी कि सरिता के हाथ कोई बड़ा माल लग गया है, जिसे वह उपयोग कर रही है, और उसी का ताना वह विभा को मारती रहती है। विभा सरिता से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि सरिता हर वक्त अपनी अमीरी के घमंड में डूबी रहती थी और खुद को दुनिया की सबसे अमीर औरत समझती थी। उसे जो चाहिए होता था वह तुरंत ले लेती थी और फिर फोन करके विभा को बताती थी, और साथ ही यह भी बोलना नहीं भूलती थी कि पता नहीं तुम कुछ कैसे नहीं ले पाए, जबकि तुम्हारा बेटा भी तो छोटे स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा कोई खर्च भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं। और विभा कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे पता था सरिता से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अब विभा और सरिता के बेटे 12वीं क्लास में आ चुके थे। विभा ने अपने बेटे के लिए एक साधारण सा कोचिंग चुना और वहीं सरिता ने अपने बेटे के लिए शहर के सबसे महंगे कोचिंग में डाला और विभा के ऊपर जोर डालना शुरू किया। पागल हो गई हो क्या? बच्चों के भविष्य के लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। जिस कोचिंग में मैंने अपने बच्चों को डाला है, उसमें भी अपने बच्चे को डालो। अब नहीं खर्चा करोगी तो कब करोगी? सारे पैसे बचाकर क्या करोगी? विभा को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। विभा ने बोला, पैसे कहाँ है मेरे पास? कितनी तनख्वाह है तुम भी जानती हो, पता नहीं तुम कैसे मैनेज करती हो। सरिता ने विभा से बोला, देखो बच्चों का भविष्य का सवाल है। लेकिन विभा ने बोला, भविष्य का सवाल है तो क्या हम सड़क पर भीख मांगने लगे? जिस कोचिंग में तुमने बच्चों को डाला है 5 लाख उसकी फीस है, कहाँ से लाऊं मैं 5 लाख? मेरे पास नहीं है। और क्या यहीं पर बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी? अभी से तो बच्चे सिर्फ 12वीं में हैं, असल पढ़ाई तो अब शुरू होगी, तब मैं पैसे कहाँ से दूंगी? तो सरिता ने बोला, तो मैंने 5 लाख कहाँ से दिए? आखिर एक ही नौकरी तो करते हैं तुम्हारे और मेरे पति। तो विभा ने बोला, वाह
तुम जानो, और मेरे पास 5 लाख नहीं है 12वीं की कोचिंग में देने के लिए। इसके कुछ दिनों बाद ही विभा और सरिता के पति दोनों की बाइक खराब हो रही थी। दोनों को नई बाइक खरीदनी थी। विभा के पति ने तो नई बाइक खरीदी, वह भी किस्तों पर, लेकिन वहीं सरिता के पति ने कार खरीद ली। विभा और उसके पति को लगता था कि इतना खर्चा आखिर वह करते कहाँ से है। अच्छा आदमी पागल हो जाए। लेकिन सरिता और उसके पति को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। घर भी उन्होंने महल जैसा सजा रखा था। हर महंगी चीज उनके घर में सजावट के रूप में रखी थी। घर में जितनी सुख सुविधा होनी चाहिए थी सब थी। कुछ न कुछ तो दाल में काला था, पर विभा और उसके पति को कुछ समझ में नहीं आता था। यह सब तो ठीक था, लेकिन बात बात पर सरिता जो विभा को ताना मारती रहती थी कि तुम लोगों का मैनेजमेंट सही नहीं है, इसीलिए तुम लोग कुछ काम नहीं कर पाते। हम तो उतनी ही तनख्वाह में सब कुछ कर लेते हैं। इस बात से विभा को बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं सरिता खुद को क्या समझती थी, जबकि विभा उससे कहीं ज्यादा होशियार थी और बहुत हिसाब से अपना घर चलाती थी। कभी कभी तो विभा को लगता था सरिता का नंबर ही ब्लॉक कर दे, और सरिता विभा को बात बात पर ताना इसलिए मारती थी ताकि विभा अपने पति से लड़ाई करे। लेकिन विभा बहुत समझदार थी और उसे पता था कि सरिता के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। इतना सब तो ठीक था, पर अब सरिता ने 50 लाख का बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा, वह भी कैश देकर, और विभा से बोला, देखो इतने सालों में मैंने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि अब मैंने कैश देकर ही फ्लैट खरीद लिया। जो बात कहीं से भी हजम करने लायक नहीं थी। फिर भी विभा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि विभा को पता ही था कि सरिता को कोई गड़ा खजाना हाथ लग चुका है। जितने सरिता के खर्चे थे कि सैलरी से तो पूरे ही नहीं हो सकते थे, और उसके बाद 5 लाख रुपए जोड़कर कैश देकर फ्लैट ले लेना, यह तो कहीं से भी हजम होने वाली बात नहीं थी। पर फिर भी विभा चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बहस करके भी क्या फायदा था। सरिता के नए फ्लैट में गृह प्रवेश की पूजा थी। विभा और उसके पति को भी जाना था। सरिता ने अपने मायके और ससुराल से भी काफी रिश्तेदारों को बुलाया था, और साथ में अपने जानने वालों को भी। विभा और उसके पति भी नए फ्लैट की पूजा में पहुंचे, और फ्लैट का सजावट देखकर विभा और उसके पति के तो होश ही उड़ गए। एक तो 50 लाख का फ्लैट, ऊपर से उसमें इतना इंटीरियर करवाया गया था कि 5 लाख से कम तो नहीं लगे होंगे, और फिर अभी पार्टी में इतना खर्चा। विभा का पति विभा के कान में बोल रहा था, पता नहीं यह इतना खर्चा कहाँ से करता है। इतना खर्चा तो हमारी कंपनी का जीएम भी नहीं करेगा। भगवान जाने कौन सा खजाना इसके हाथ लग गया है। हर बार की तरह सरिता ने अपनी आदत के अनुसार विभा को ताना मारना शुरू कर दिया। उसने यह भी नहीं देखा कि इतने मेहमान हैं, और हंसी हंसी में बोलने लगी, यह विभा है, इसके और मेरे पति बराबर सैलरी पाते हैं, पर पता नहीं इसका मैनेजमेंट कैसा है। ना इन्होंने बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, ना बड़े कोचिंग में डाला, और ना ही बड़ा घर खरीद पाए। और देखो हमने इसी सैलरी में कितना कुछ कर लिया। यह सब मैनेजमेंट की वजह से होता है।
और मेरे पति का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, कहकर सरिता जोर जोर से हंसने लगी। विभा को बहुत जोर का गुस्सा आया। अकेले में तो ठीक था, आप सरिता की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पब्लिक में भी उसकी बेइज्जती करने लगी। आज विभा चुप रहने वाली नहीं थी। उसने भी जोर से बोला, बिल्कुल सरिता जी के पति का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आज मैं आपको उनके पति का मैनेजमेंट बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी उनका मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है, तभी तो इतना कुछ कर पाएंगे। वैसे तो कोई अपनी तनख्वाह नहीं बताता, लेकिन मैं बताती हूँ। मेरे पति और सरिता जी के पति की तनख्वाह 50,000 महीना है। अब मेरा मैनेजमेंट तो खराब है, आप लोगों ने सुन ही लिया, इसीलिए हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं होती, ना कोई बड़ा काम कर पाते हैं, नहीं अपने बच्चों को बड़े स्कूल में डाल पाए। अब इस 50,000 की तनख्वाह में आप सरिता जी और उनके पति का मैनेजमेंट देख लीजिए और साथ ही साथ सीख भी लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सरिता जी के हाथ में महीने के 50,000 आते हैं, जिसमें से 25,000 उनके बेटे के स्कूल फीस और बस फीस में चली जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करा रखा है। आप लोगों को तो पता ही होगा। अब बचे 25,000, तो चलिए उसका भी मैनेजमेंट देख लिया जाए। और 25,000 में से 6,000 का राशन आता होगा, 3,000 बिजली के बिल, 5,000 का पेट्रोल, 3,000 घर के काम करने वाली दाई के लिए, 1,000 सिलेंडर के लिए, 2,000 दूध के, 2,000 सब्जियों के, 1,000 फल के, 2,000 मोबाइल और वाईफाई के रिचार्ज के, 500 पेपर वाले का बिल, 500 केबल वाले का बिल, 500 के साबुन शैम्पू हो गए, 24,500। अब बचे 500, तो उन 500 का मैनेजमेंट भी देख लिया जाए। और 500 से सरिता जी का दवाई, LIC, FD तीनों चीज कवर हो जाती है। उसके बाद हर संडे का होटल में खाना भी हो जाता है। महीने में 2-4 सूट भी खरीद लिए जाते हैं। कहीं घूमने भी हो जाता है। मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखना भी हो जाता है। ब्यूटी पार्लर का भी खर्चा निकल आता है। किटी पार्टी भी हो जाती है। घर के सामान भी आ जाते हैं। बैंक में अच्छी खासी सेविंग भी हो जाती है, जिससे कि बच्चे की 5 लाख की ट्यूशन की फीस आसानी से दी जा सके। घर में एक से एक महंगे सामान भी आ जाते हैं। कार भी खरीद ली जाती है और सबसे बड़ी बात, कैश 50 लाख रुपए देकर इतना बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया जाता है। उन 500 रुपए की सेविंग का यह कमाल है, क्योंकि सरिता जी का मैनेजमेंट कमाल का है। विभा का पति इशारों में विभा को चुप रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन विभा आज चुप होने वाली नहीं थी, क्योंकि सरिता ने आज सारी हदें पार कर दी थी। सरिता का पति तो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर कुछ कर नहीं सकता था। आज विभा ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। यह सब कुछ नहीं होता यदि सरिता फालतू की बकवास नहीं करती, लेकिन सरिता को तो अपने घमंड में ही चूक थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जो देखकर सामान्य नहीं लगता, उसके बारे में बार बार यह बोलना कि यह सब हमारे मैनेजमेंट का कमाल है, कौन यकीन करेगा। इसीलिए सरिता को आईना दिखाना भी जरूरी हो चुका था। विभा अभी यह सब कुछ बोल ही रही थी कि सरिता की भाभी बोल पड़ी।
इनका यह जो मैनेजमेंट है ना, वह अपनी भाई का हक का और हिस्सा मार करके बन रहा है। हमारी सासू माँ का बस चले तो हम जिस घर में रहते हैं उसे भी वह बेचकर अपनी बेटी के शौक पूरे कर दे, लेकिन मजबूरी यह है कि वह घर मेरे पति के नाम पर है, इसीलिए वह घर बेच नहीं पा रही है। उसके अलावा उन्होंने सब कुछ लगभग बेच ही दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि उनका एक बेटा, बहू और पोते पोतियां भी है, और सिर्फ अपनी बेटी, दामाद और नाती दिखते हैं आपको तो पता ही होगा। मेरे ससुर जी सरकारी नौकरी में थे और उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि हमारी सासू माँ का एटीएम कार्ड वहाँ नहीं बल्कि उनकी बेटी ऑपरेट करती है, और ससुर जी की सारी पेंशन का इस्तेमाल उनकी बेटी दामाद करते हैं, ना कि उनकी पत्नी। सरिता की भाभी को उसका पति और सास इशारों में चुप रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सरिता की भाभी भी आज चुप रहने वाली नहीं थी और उसने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी और बोला, अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो मेरे चुप रहने से क्या फायदा? मुझे क्या मिलने वाला? मेरा हक और मेरा हिस्सा, मेरे बच्चों का हक और हिस्सा तो इन्होंने मार लिया। मैं तो आज यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर जबरदस्ती करके मुझे लाया गया है। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आई, कम से कम इसी बहाने अपनी ननद की पोल पट्टी तो खोल पाई, जो कि बहुत जरूरी था। और अब मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से इस औरत से घृणा हो चुकी है और अपनी सास से भी, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी दामाद के बारे में सोचती है, ना कि अपने बेटे बहू के बारे में। और मैं जा रही हूँ, सरिता की भाभी ने बोला। उम्मीद होगा आप लोगों को सरिता और उनके पति के सारे मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। आधा मैनेजमेंट विभा जी ने समझा दिया और आधा मैंने समझा दिया, और यह मैनेजमेंट समझने का सौभाग्य भी हमें सरदा जी की मेहरबानी से ही प्राप्त हुआ। ना यह ताना मारती और ना अपना घमंड दिखाती, हम यह सब समझ पाते। लेकिन अच्छा ही हुआ, कम से कम आप लोगों को कैसे मैनेजमेंट करके पैसे बचाने हैं और बड़े बड़े शौक पूरे कर दे हैं, यह बात तो समझ में आ गई। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहकर सरिता की भाभी चली गई। विभा को भी अब वहाँ रुकने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण बन चुका था। विभा ने भी अपना बैग उठाया और चुपचाप बाहर निकल गई। सविता और उसके पति जड़ होकर वहीं पर खड़े थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।